आज बहुत दिनों के बाद हम लोग विस्थापन की चर्चा करेंगे। अब विस्थापित समस्या की चर्चा करने का कारण ये हुआ कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में विस्थापितों की समस्या को लेकर कई जगह पे धरना प्रदर्शन किया गया। कहा यह गया कि उनकी मांगों को मनवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। यह अलग बात है कि इस क्षेत्र में वो सांसद हैं और करीब 4.5 साल उनके कार्यकाल गुजरने को है, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात की याद नहीं आई कि विस्थापित समस्या भी है और विस्थापित समस्या है तो उसका निराकरण हमें करना चाहिए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के हमारे मेहमान हैं काशीनाथ केवट जी और जगदीश जी। ये दोनों जगदीश जी भाजपा के मत्स्य प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और हमारे काशीनाथ केवट जी 1980 से विस्थापितों की समस्या पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें जरूरत पड़ गई या लोगों को यह जानने की जरूरत होगी कि आखिर विस्थापित की समस्या है क्या। मैं आपको बता दूं या सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन की समस्या कैसे उत्पन्न हुई। आज विकसित हो रहे हैं हम लोग, हमारे देश में विकास का काम चल रहा है और जितना विकास का काम चलेगा, जितने उद्योग लगेंगे, जितने औद्योगिक संस्थानें आएंगी, निश्चित तौर पे उन्हें जमीन चाहिए होता है और जमीन जब चाहिए होता है तो जमीन के लिए उनको किसी न किसी गांव को विस्थापित करना पड़ता है। यानी गांव से ही वो जमीन लेंगे और उस गांव के जितने लोग होंगे संबंधित जमीन के मालिक विस्थापित होते हैं और विस्थापित जब हो जाएंगे तो वह विस्थापन की समस्या से जूझेंगे और उनकी समस्या केवल घर की नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों हरास होता है और तीनों हरास और इन तीनों को जोड़ने के लिए, इन तीनों को समन्वय करने के लिए कई बार यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन लड़ाइयों का असर क्या हुआ या सभी लोग जानते हैं। दिनों दिन जिस प्रकार से उद्योग धंधों का विकास हुआ उसी प्रकार से हमारे भारत देश में विस्थापितों की समस्या भी बढ़ती गई। अगर हम बात कर लें डाटा की तो हमको यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह डाटा बताता है, हम नहीं बताते हैं। 2001 में विस्थापितों की समस्या जहां 30.9 करोड़ से ज्यादा थी वह 2007-8 में बढ़कर 32.6 करोड़ हो गया। विस्थापितों की समस्या बढ़ गई, विस्थापित बढ़ गए, इन्हीं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 2011 में जनसंख्या जो हुई उसके मुताबिक इनकी संख्या 40 करोड़ हो गई। अब यह जानने और समझने की चीज है कि आखिर इन विस्थापितों की समस्याओं का समाधान क्या है। क्या लड़ाई लड़ने वाले लोग स्वहित में अपना काम करके चले जाते हैं? क्या वो स्वहित में अपना आंदोलन किए और प्रबंधन से अपना वार्ता किए और वार्ता के बाद समस्याएं तो जस की तस रह गई, लेकिन उनका अपना वारा न्यारा हो गया। करीब 4-4.5 घंटे के बाद पत्र आ गया सांसद जी को और पत्र आने के बाद यह कह दिया गया कि आप लोग वार्ता के लिए बुलाए गए हैं और उसके बाद उन्होंने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर। इसी संदर्भ में हम आज अपने मेहमान काशीनाथ केवट जी से कुछ जानना चाहेंगे जो 1980 से विस्थापितों की समस्या पर वर्क तो कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने कई आंदोलन छेड़े, कई बार इन्हें जेल का हवा खाना पड़ा और उसके बाद भी ये नहीं डिगे। कई बार IPF के ज़माने में भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फिर भी इन्हें जेल जाना पड़ा। और क्या है विस्थापन की समस्या हम जानेंगे काशीनाथ केवट जी से। काशी जी, आपका स्वागत है SNS 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। हम ये चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर विस्थापन की समस्या जो है क्यों और कैसे होती है। देखिए, 2 तरह की बात है। पहली बात तो यह है कि पूरे झारखंड की जो ज़मीन है, यह ज़मीन जादुई ज़मीन है। इसके नीचे खनिज संपदा का अपार भंडार है और धरती के फिर ऊपर वन संपदा का भंडार है। इसका दोहन करने के लिए सरकार ज़मीन का अधिग्रहण करती है और तमाम तरह के उद्योग लगाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इस इलाके में बोकारो ज़िला
बोकारो जिला यूँ कहा जाए तो घनघोर औद्योगिक जिला है। यहाँ पर तमाम तरह के उद्योग हैं, स्टील कारखाना है, पावर प्लांट है, CCL और BCCL की कोयलियाँ है, तेनूघाट डैम है, कोनार डैम है, एक IL में एक्सप्लोसिव बारूद कारखाना है, फिर TTPS है। तो इस तरह का मतलब ये है कि बोकारो की तरह पूरे झारखंड में जितने भी उद्योग लगाए गए हैं, चाहे स्टील प्लांट हो गिरिडीह का, चाहे स्टील प्लांट हो राउरकेला का, चाहे स्टील प्लांट हो टाटा का, चाहे वो कहीं का भी डैम हो, चाहे पंचायत डैम हो, ठीक है, पतरातू डैम हो, मतलब सभी जितने भी विकास के कार्य हुए वहाँ के लोग विस्थापित हुए। आपका कहने का मतलब है? दरअसल ऐसा जी, जहाँ भी उद्योग लगे तो उद्योग तो जमीन पर लगा, वह जमीन किसी किसान का है और किसान का जमीन अधिग्रहण किया गया बड़े पैमाने पर, और फिर ये उद्योग धंधे लगे। यूँ यदि कहा जाए पूरे झारखंड में तो ऐसे विकास के नाम पर ये कारखाने लगते हैं, उद्योग लगते हैं, और तो राष्ट्रीय विकास की बलि वेदी पर अब तक झारखंड में 66 लाख किसान विस्थापित हो चुके हैं, विस्थापन की तलवार से हताहत हो चुके हैं। और जब ये विस्थापित होते हैं तो इनका जो जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया जमीन होता है, अपने पुरखों की धरती, इससे ये बेदखल हो जाता है, इसको ले लिया जाता है। और तब फिर बहुत ऐसी जगह में गाँव के गाँव विस्थापित कर दिए जाते हैं, और फिर एक जगह से जब दूसरे जगह इन्हें पुनर्वासित किया जाता है तो ये अपना परिवेश से कट जाता है, इनकी संस्कृति उजड़ने लगती है। तो इस प्रकार यहाँ के विस्थापितों के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातनाएं होती है। और यूँ कहा जाए कि एक तो यह है कि यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि यदि राष्ट्रीय विकास का सवाल है, इसमें राष्ट्र का विकास का सवाल जुड़ा हुआ है, तो निस्संदेह हम लोग कुर्बानी करेंगे। और लोग करते हैं, अपनी ज़मीन की कुर्बानी करते हैं, घर द्वार की कुर्बानी करते हैं, माल असबाब सारी चीज़ों की कुर्बानी करके इनकी समझदारी होती है, हमारी समझदारी होती है कि राष्ट्र के विकास में हम कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है, विस्थापितों का सवाल ये है कि हमारे जीविकोपार्जन का साधन आप छीन ले रहे हैं, तो हमें जीने के लिए साधन मुहैया कराइएगा कि नहीं कराइएगा। और यही सवाल है, यही मांग भी है कि जो मनुष्य को जीने के लिए बुनियादी आवश्यकता होती है कि खाने के लिए अन्न चाहिए, और उसके बाद रहने के लिए एक छत की आवश्यकता होती है, फिर पहनने के लिए कपड़ा की आवश्यकता होती है, और कुछ दवा शिक्षा की आवश्यकता होती है। दरअसल यहाँ के लोग यही कहते हैं कि ये जो न्यूनतम ज़रूरत है इनको आप दीजिए, लेकिन यह भी जो उद्योग, जो प्रतिष्ठान हैं, इन प्रतिष्ठानों के प्रबंधन द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता है। जगदीश जी, आप जरा बताइए कि इस विस्थापित समस्या को किस रूप में देखते हैं, और भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार जो कहती है केंद्र में जो आपकी है सरकार कि सबका साथ सबका विकास, तो ये विस्थापितों का विकास कब होगा और कैसे होगा, इस पर सरकार की तरफ से कोई पहल तो अभी तक नहीं की गई है। और इस रूप में इस समस्या को आप किस रूप में देखते हैं और आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? मूलभूत मेरा कहना है कि विस्थापित के जहाँ तक बात है, हमारे प्रधानमंत्री आज तक तो विस्थापित के लिए कोई चर्चा भी नहीं किए हैं। रहा बात हम लोग का झारखंड की, तो झारखंड में हमारे विस्थापित तो अभी हमारे नेताजी बोले हैं, काशीनाथ जी, कि हमारे पूर्वज जो निछावर कर दिए हैं ज़मीन घर को, विस्थापित हो गए हैं, आज तक उनका सदियों हम लोग, आज भी हम लोग उस समय हम लोग माने
बच्चा थे, तो आज भी देखिएगा कि विस्थापित का अभी का बच्चा, उसका गार्जियन रोटी रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। ना इसका केंद्र सरकार इसका कोई पहल कर रहा है, ना राज्य सरकार कर रहा है। राज्य सरकार भी बहुत तरह तरह के बात बोले कि विस्थापन के लिए हम कुछ आयोग बनाएंगे। केंद्र सरकार से भी इसका, राज्य सरकार से भी मैंने यहाँ से मैंने मांग आप हुई। ये सब बता रहे हैं कि केवल झारखंड की ही समस्या नहीं, विस्थापित समस्या आप उन राज्यों में है जहाँ जहाँ उद्योग खड़े किए गए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी किसी भी जगह अगर आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकसित कार्य किए गए हैं वहाँ ये काम हुआ है और लोग विस्थापित हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार भी विस्थापित के बारे में कुछ नहीं सोचती है, और नहीं अभी तक कोई नीति बनाई गई है, और नहीं इस पर कोई पहल किया गया है। बिल्कुल ये बात तो है कि कहीं न कहीं ये बात को जनता के बीच, विस्थापित के बीच में आता ही है कि बड़े बड़े बात बोलने से नहीं होगा। जो हमारे पूर्वज में ज़मीन दिया अपना खून बलिदान करके, उनसे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, जो यहाँ का जो उसका प्रॉपर्टी होता है, यहाँ से जो उसका कमाया होता है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वहाँ रॉयल्टी भी जाता है, और जो उद्योगपति होता है वो तो उद्योग है ही है। लेकिन कहने का मतलब ये बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये हमारे विस्थापित का आज ये हल क्यों नहीं हो रहा है। खास करके हम तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासनीय के भी इसमें योगदान होता है कि हम लोग जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो कहीं न कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो प्रशासन के आगे करके हम लोग का लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज करके उसे हम लोग गरीब तबके का होते हैं, लोग वो नहीं चाहता कि हम लोग जेल के माने जाएं। बाल बच्चा का पढ़ाई का भविष्य भी देखता है। अपने वो ज़मीन दे के इतने गरीब हो गए रोटी रोजी के लिए कि वो इतना ताकत नहीं बना पाते कि हम सरकार से लड़ाई कर पाएंगे और अपने प्रशासन से। काशी जी, मतलब ये साफ है कि अपनी ज़मीन, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है वो सरकार को देख करके आप भय की ज़िंदगी जी रहे हैं। साफ है, दो राय की बात नहीं है। जो भी विस्थापित हैं सरकारी प्रतिष्ठान से, चाहे वे विस्थापित हुए हों या फिर निजी कंपनियों से विस्थापित हुए हों, हर जगह एक भयाक्रांत की स्थिति है। कल ही की बात है, इलेक्ट्रो स्टील के विस्थापित जो वेदांता है, तो वहाँ के विस्थापितों के द्वारा अपने न्यायपूर्ण मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। जनतांत्रिक तरीके से एक प्रदर्शन किया जा रहा था। वहाँ प्रबंधन ने प्रशासन के साथ मिलकर विस्थापितों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, दमन किया गया उन लोगों पर। तो दरअसल ये तस्वीर पूरे झारखंड में एक ही जैसी तस्वीर है। हर जगह जहाँ कहीं भी विस्थापित अपने हक हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर उस जगह प्रशासन के द्वारा प्रबंधन का जो गठजोड़ है, इसके द्वारा उन्हें दबाया जाता है, उस पर दमन चक्र चलाया जाता है। इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है? चाहे जिस किसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार भी रही, आज की तारीख में जेएमएम नेतृत्व कर रहा है, उनकी सरकार है, तो क्या सरकार की भूमिका इसमें सही सकारात्मक नहीं मानते आप लोग? दो चीज़ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आज तक सरकारों ने विस्थापितों की मांगों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। हम लोगों ने यह देखा कि विस्थापित का जो जेन्युइन डिमांड है उस पर ये विचार नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। जैसे तैसे किसानों की ज़मीन को ले लिया जाए और पूंजीपतियों को परोस दिया जाए। जो कारखाने के मालिक होते हैं, कारपोरेट पूंजीपति, उनको परोस दिया जाए। और इस तरह से यदि देखा जाए तो राज्य में और पूरे देश में बड़े कारपोरेट पूंजीपतियों को
ज़मीन जो है परोसने का कवायद चल रहा है। इस पर यह कहना है कि सरकारें तो विस्थापितों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती, और लेकिन पूर्व झारखंड में खास तौर पर पूर्व की जो सरकारें थी, विस्थापितों के मामले में निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। विस्थापितों का जो भी गिरभांस रहा उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यह जो सरकार अभी है, हेमंत सोरेन की सरकार, यह सरकार कुछ लिबरल है, कुछ उदार है इस मामले में, तो इसलिए यह सुनती है, लेकिन बहुत कुछ ही इनके द्वारा भी किया गया ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये बात चल रही है विस्थापन आयोग बनना चाहिए। खुद जो हेमंत सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी है सीएम, तो इन्होंने स्वीकारा है, इन्होंने घोषणा किया है कि विस्थापन और पुनर्वास का आयोग हम गठन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। अब तो अंतिम वर्ष चल रहा है, अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि विस्थापन आयोग का गठन किया जाए और उसमें विस्थापित आंदोलनों से उपजे नेताओं को शामिल किया जाए। उस आयोग में बतौर सदस्य विस्थापन आंदोलन से उपजे हुए सदस्यों को शामिल किया जाए। और तीसरी जो मांग हम लोग कर रहे हैं वो ये कि जो पुराने विस्थापन का मामला है, जैसे तेनूघाट डैम का मामला, बोकारो स्टील प्लांट का मामला, तो ये सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाए, इनका भी मॉनिटरिंग हो, इनके बारे में भी कि कैसे कैसे विस्थापितों के साथ अन्याय हुआ, तो इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। कोल इंडिया के सीसीएल में आपके पास में ही बोकारो एंड करगलीपुर क्षेत्र में दामोदर नदी रेल विपतन योजना जो आई गई हो गई, उस पर हमें लगता है कि करीब करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया गया। और उसमें यह भी जानकारी मिली है कि विस्थापितों के नाम पर कई लोगों ने नौकरियां भी हासिल की है। तो इस संबंध में आपको कोई जानकारी है? इस संदर्भ में हमें लगता है कि सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि हमने काफ़ी संघर्ष किया। ये सारे मुद्दे शामिल थे संघर्ष में, आंदोलन में ये सारे मुद्दे शामिल थे। एक तो मैं बताऊं कि डीआरडी का जहां तक सवाल है, दामोदर नदी और रेल विपंथन परियोजना, तो यह 1981 से इसका कवायद शुरू हुआ और 1981 से लेकर लगातार बहुत इन्वेस्ट किया गया, सरकारी पैसा बहुत इन्वेस्ट किया गया वहाँ पर। और रेलवे को डाइवर्सन करने के लिए दो जगह बड़े बड़े पुल बनाए गए। एक तो जरीडीह से चलकरी के बीच दामोदर नदी में एक पुल बनाया गया, दूसरा ये है कि चलकरी और घुटिया टाड़ के बीच दूसरा पुल बनाया गया। और इस तरह के छोटे छोटे पुल पुलिया भी कई बने, जैसे यहाँ जबूर सिंह महाविद्यालय के समीप जो डाइवर्सन करना था, तो यहाँ एक पुल बना हुआ है और इस तरह से कई पुल पुलिया का निर्माण हुआ। इस प्रकार इस बात के जरिए हम कहना चाहते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया गया, करोड़ों रुपया बतौर मुआवजा ज़मीन का किसानों को दिया गया। 632 विस्थापितों को नौकरी भी दिया गया। हम लोग लगातार ये कहते रहे कि सरकार ने इतना इन्वेस्ट किया तो आप यहाँ कुछ तो करो, सरकार के लिए कुछ भी करो, उद्योग के लिए कुछ भी करो, लेकिन प्रबंधन की उदासीनता के चलते कुछ नहीं हो पाया और ये परियोजना मृत प्राय हो गई। अब यह बिल्कुल खटाई में पड़ा हुआ है। 34-35 बरस से ऊपर हो गए, 40 बरस से ऊपर हो गए, तो ये परियोजना खटाई में पड़ा हुआ है। आपका जो सवाल था कि इसमें विस्थापित लोगों की ज़मीन के बदले गैर विस्थापित लोग बहाल हो गए, ऐसा है
और मैं आपको बताऊं कि पेटरवार में एक सीओ हुआ करता था प्रमोद कुमार पांडे, उसका भाई प्रबोध कुमार पांडे चलकरी की ज़मीन से बहाल हो गया विस्थापित बनकर। उसके बाद एक इंजीनियर थे सीसीएल में, डीआरडी में ही वो कार्यरत था, पुरुषोत्तम मिश्रा, उसका भाई अनिल कुमार मिश्रा बहाल हो गया विस्थापित के नाम पर, जबकि वो विस्थापित तो है नहीं, झारखंड का भी नहीं है। और इसी तरह से जगन्नाथ अग्रवाल हैं, इसी तरह से एक आनंद मोहन तिवारी है, सुधीर कुमार राय है। तो इस तरह के कई लोग फर्जी ढंग से बहाल हो गए और नौकरी कर रहे हैं, अब रिटायर भी हो रहे हैं। विस्थापितों के नाम पर जो आंदोलन होता रहा है और फिर बाद में वो समझौते के बाद समाप्त होता है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि ऐसे आंदोलन तो हमें लगता है कि 1980 से ही हमारे नेतृत्व में जो आंदोलन चलता रहा और आंदोलन काफ़ी चलता रहा, काफ़ी कुछ उपलब्धियां भी मिली, 632 लोगों को नौकरी मिली, वो आंदोलन का ही देन रहा। और उसके बाद और कई जगह में अमलो, कारो, तुरियो, तारमी में भी हम लोगों के आंदोलन के प्रभाव से ही लोगों को नौकरियां मिली। और हम लोग लगातार अभी भी आंदोलन करते आ रहे हैं। ये बात सही है कि आंदोलन होता है, आंदोलन होने के बाद फिर वार्ता होती है और फिर वार्ता में जो बिंदु तय होते हैं, निर्धारित होते हैं, उसको लागू करवाने के लिए भी फिर आंदोलन करना होता है। अब हम लोगों ने तो यह देखा है, एक अनुभव है, इस बीच कई लोग आंदोलन करते हैं अलग अलग ढंग से। अब वे लोग जाने उन लोगों का लागू होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोग आज भी जो हमारे साथ आंदोलन के प्रतिफल वार्ता होती है, वार्ता में जो बिंदु निर्धारित होते हैं, जो सहमति के बिंदु होते हैं, उसको हम लोग लागू करवाते हैं। और आज भी जो बिंदु लागू नहीं हो पाया है उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। जो आंदोलन हुआ 4-5 घंटे का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? उस पर हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऐसे अखबार के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि इस समय जो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, वे इसका नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन का हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है, उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन मेरा यह कहना है कि आज 4.5 साल इनका कार्यकाल हो गया, पहले यदि किए होते, अब तो 6 माह बच रहा है, 6 माह में भी और कुछ ही महीना के भीतर वो आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा और तब फिर मामला जैसे तैसे खटाई में पड़ जाएगा। ये यदि पहले किए होते और कुछ यदि उपलब्धियां आती है तो बड़ी बेहतर बात है। वे चूँकि इस क्षेत्र के सांसद है, उन्हें करना चाहिए। एक बात का हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं और ख़ास तौर पर जनप्रतिनिधियों से अनुरोध मैं करता हूं कि रेक, ठेका पट्टा, यह जो होता है, वो जो रेलवे रेक, इसमें हिस्सेदारी चाहिए। तो हम अनुरोध करते हैं कि विस्थापित आंदोलनों को और इसका जो प्रभाव होगा तो उस सब में नहीं लगाया जाना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखा है और देख रहे हैं, इसलिए ये बात हम बतौर अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विस्थापितों की समस्या बहुत ही जटिल समस्या है।
जगदीश जी, आपको लगता है ऐसा कि कल का जो आंदोलन हुआ उसमें भी ठेका पट्टा और एक लोडिंग और फलाना ठिकाना जो भी आती है बातें, उसको लेकर के किया गया है? बिल्कुल, तो हम लोग न्यूज में सुने हैं उसका वाक्य में कि सांसद जी तो खुद अपने मुंह से ही बोले कि विस्थापितों के लिए जो भी है उसके लिए ठेका का 1 करोड़ का होना चाहिए। और कुछ न कुछ इसमें हमको लग रहा है कि विस्थापित के लिए कोई काम ऐसा नहीं कर रहा है, सांसद हो या कोई भी हो, सब अपना अपना पार्टी और अपना वर्चस्व बनाने के लिए चाहे जिस भाव से वो अपने कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि विस्थापित के इसमें कोई हल होगा। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे मेहमान आज के काशी जी और जगदीश जी आए, उन्होंने जो बात बताई इससे स्पष्ट है कि विस्थापितों के प्रति न तो स्थानीय प्रशासन, न स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, न ही स्थानीय सरकार राज्य की और न ही केंद्र की सरकार इसके लिए संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होती तो संभवतः इनके विस्थापितों की जो समस्या है वह समस्या नहीं बल्कि उसका निदान होता, और निदान होता तो निश्चित तौर पे इनकी जो असमानता है समाज में, इनकी जो आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है उसमें जरूर सुधार होता। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर कभी किसी मुद्दे को लेकर के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और इनके माध्यम से हम चाहेंगे कि भाई आप हमारे साथ जुड़े रहें और नई नई मुद्दों को लेकर के हम लोग पर चर्चा करते रहते हैं। इस पर आप लोग साथ दें, और लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है, और मैं नई नई चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।